हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थ क्लासेस। हम आज से विद्यार्थ क्लासेस में सोशियोलॉजी का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं और हम इसकी शुरुआत करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी के साथ, जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। और मेरा नाम है मानसी बलोदी। हम इस पूरी सीरीज़ में इस पूरी बुक के हर चैप्टर को कवर करेंगे और ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेंगी उन सब लोगों के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, या आप किसी स्कूल में हैं, या फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। अगर आप सीयूईटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर चैप्टर के बाद आपको उसके क्वेश्चंस भी ज़रूर मिलेंगे। सो वेलकम एवरीवन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम। तो चलो चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, तो इसका चैप्टर का नाम है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। तो एक एक करके डिटेल में इस चैप्टर को देखते हैं। लाइन बाय लाइन मैंने मार्क भी किया हुआ है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप भी मेरे साथ मार्क करते चलिए और समझते चलिए। ठीक है। तो पहले जो ये चैप्टर है ये शुरू होता है कुछ सजेशंस के साथ। इसमें जो ऑथर है कुछ सजेशंस देते हैं पहले स्टार्टिंग में। जैसे कि पहला सजेशन उन्होंने दिया है, स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ। एक सजेशन उन्होंने ये भी दिया है, सब्जेक्ट और सेट ऑफ सब्जेक्ट्स you will have a better chance of getting a job in the future. एक और सजेशन है, as a boy this does not seem a correct choice of subject। या फिर एक लड़की के लिए पूछते हैं कि as a girl do you think your choice of subject is a particular one, sorry a practical one। दूसरा वो एक और लास्ट सजेशन ये देते हैं कि your family needs you to get a job soon, so why choose a profession that will take a very long time। तो ये कुछ सजेशन से ये चैप्टर शुरू होता है। अब इन सजेशंस का एक बेसिक सा आर्गुमेंट ये है कि एज एन इंडिविजुअल तुम एक सोसाइटी का पार्ट हो। ठीक है। तो तुम्हारे जितने भी छोटे से छोटे डिसीजन, अब यहाँ देखो, अभी यहाँ बात हो रही है सब्जेक्ट को लेकर कि क्लास 11th में हो तो सब्जेक्ट चूज करने होंगे। तो जब सब्जेक्ट चूज करने के लिए ही आपका एक तो इन्होंने यहाँ जेंडर का पर्सपेक्टिव लिया है कि एज अ गर्ल या एज अ बॉय। देखो यहाँ पूछा है ना इन्होंने, एज अ बॉय, एज अ गर्ल, कि ये सब्जेक्ट आपके लिए ठीक है या ये प्रैक्टिकल डिसीजन है आपका। तो कैसे जेंडर एक बच्चे के सब्जेक्ट का भी, मतलब सब्जेक्ट चूज करने के लिए भी जेंडर का कितना बड़ा रोल है कि एक लड़के को ये सब्जेक्ट लेने चाहिए क्या, एक लड़की को सब्जेक्ट लेने चाहिए क्या। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, यही एक लड़के का जैसे उन्होंने पूछा है कि सीम द करेक्ट चॉइस फॉर अ बॉय। एग्जांपल ले लो, जैसे किसी लड़के को होम साइंस पढ़ना है। अब होम साइंस आप सबको पता है, होम साइंस होता है जिसमें हम खाना बनाना सीखते हैं, है ना। तो अब अगर उस लड़के को इंटरेस्ट है खाना बनाना सीखने में, तो सोसाइटी उसको ये पूछ रही है, लोग उसको ये पूछ रहे हैं कि करेक्ट चॉइस है आपकी। तो कैसे उसका जो पर्सनल डिसीजन है कि मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, वो भी लोगों के क्वेश्चंस के घेराव में आ जाता है। सोसाइटी कैसे शेप करती है हमारा एक सब्जेक्ट पढ़ना भी, वैसे ही एक लड़की से पूछते हैं वो कि इज इट अ गुड चॉइस। तो ऐसे ही सजेशन से उनका ये कहने का मतलब है कि कैसे एक बेसिक सब्जेक्ट तक चूज करने के लिए एक इंडिविजुअल की लाइफ में कैसे सोसाइटी के अलग अलग पर्सपेक्टिव या अलग अलग एस्पेक्ट्स कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमने जेंडर के बारे में देखा, हमने फैमिली के बारे में भी देखा। जैसे यहाँ लिखा है ना कि द फैमिली नीड्स यू टू गेट अ जॉब एज सून एज पॉसिबल। और अगर तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो कितना टाइम लग जाएगा तुम्हें। तो कैसे फैमिली हो गया, तुम्हारा जेंडर हो गया, ये सब चीजें कैसे तुम्हारे एक बेसिक सब्जेक्ट को तक पढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। समझे। तो इसका यही एकमात्र मतलब है कि जेंडर, फैमिली और सोशल बैकग्राउंड ऑल्सो मैटर। तो ये सब चीजें कैसे इन्फ्लुएंस करती है तुम्हारे एक छोटे से डिसीजन को। तो इसमें लिखा ना यहाँ, द सोशल फैक्टर्स दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फाइनल आउटकम। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, यहाँ तो ये आपका जॉब और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स को लेके एक पर्टिकुलर एग्जांपल था। अब आप मैरिज ले लो, और स्पेशली इंटरकास्ट मैरिज की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, इंटरकास्ट मैरिज का, तो आप ये देखोगे कि आज भी इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए कितने सारे एस्पेक्ट्स लगते हैं। है वो डिसीजन आपका पर्सनल डिसीजन, लेकिन कैसे इसमें कास्ट,
रिलीजन, आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी क्लास, ये सब कैसे मैटर करता है एक इंटरकास्ट मैरिज के लिए, जब आप लव मैरिज करते हो या करना चाहते हो। तो कैसे ये सब चीजें, ये सब सोसाइटी का पार्ट ही तो है, ये सोसाइटी के एस्पेक्ट्स ही तो हैं जो आपके हर एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये चैप्टर इज इन कुछ सजेशंस के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी थॉट प्रोसेस को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कैसे एक एक छोटी छोटी चीज हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं सोसाइटी की। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा सोशियोलॉजी को डिफाइन करा है यहाँ पे स्पेशली, कि सोशियोलॉजी स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी। क्या करता है सोशियोलॉजी, इसका सब्जेक्ट मैटर है ये, सब्जेक्ट मैटर, इसे रट लो। सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल। हर एक चीज किसी एक चीज के साथ जुड़ी हुई है, वो यही यहाँ कहना चाह रहे हैं, इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है आपस में, हर एक पार्ट सोसाइटी का दूसरे पार्ट के साथ रिलेटेड होता है। एंड हाउ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल इंटरैक्ट, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इंडिविजुअल और सोसाइटी कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इनका क्या आपस में ताल्लुक है, ये भी सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, एंड वन ऑफ द टास्क ऑफ सोशियोलॉजी इज टू अनरावल द कनेक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पब्लिक इश्यूज। ये भी एक टास्क है सोशियोलॉजी का, कि कैसे अनरावल माने कि इनके बीच में कनेक्शन क्या है, पब्लिक इश्यूज का और पब्लिक इश्यूज का और पर्सनल प्रॉब्लम्स के बीच में इशू क्या है, उस कनेक्शन को समझना, उस कनेक्शन को समझने को ही बोलते हैं अनरावल द कनेक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पब्लिक इश्यूज, और ये भी एक सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का। ठीक है, इतना समझ गए। अब जैसे हमने पढ़ा, पीछे ही पेज में पढ़ा हमने कि गुड जॉब के बारे में बात कर रहे थे, कि कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी होगी एज पर योर जेंडर, या कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। तो गुड जॉब्स मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सोसाइटीज। हर एक जॉब का अलग ही मतलब होता है अलग अलग सोसाइटी में, गुड जॉब का गुड। अब अगर देखोगे तो इंडिया में, अगर आप देखो तो जो लोग सोशल वर्क करते हैं या सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन जो है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है जितनी आप अगर किसी फॉरेन कंट्री में देखोगे, वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे, स्पेशली स्पेसिफिकली अगर आप कोई सीरीज देखते हो जो वेस्टर्न सोसाइटीज में, वहां पे अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत होता है, परिवार में ही क्यों ना हो रहा हो, तब भी सोशल वर्कर्स वहां आते हैं और हेल्प करते हैं। कभी कभी तो बच्चे को घर से उठा के ले जाते हैं वो अपने पास। तो ये एक सोशल वर्कर का काम होता है, वहाँ इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये वहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटीज में। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, लोग अपने बच्चों को पीट रहे होते हैं, अच्छे तरीके से धो रहे होते हैं, फिर भी कोई सोशल वर्कर हेल्प करने नहीं आता, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दोनों के कल्चर ही अलग हैं, दोनों कंट्रीज के, दोनों सोसाइटीज के। इसीलिए कुछ सोसाइटीज में कुछ जॉब्स बहुत ही गुड मानी जाती हैं। सो द सोशल एस्टीम दैट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब हैज और डज नॉट हैव फॉर एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द कल्चर, यही तो मैं समझा रही हूँ आपको, कल्चर ऑफ हिज और हर ओन रेलिवेंट सोसाइटी। समझ गए इतना, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो बस ये जो पूरा इतना पार्ट है, इसमें बस ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर है क्या, वो हम धीरे धीरे खुद ही पढ़ लेंगे, तो यहाँ इतना इतना डिटेल में दिया भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ठीक है, तो द पर्सनल प्रॉब्लम और पब्लिक इशू, इनके बीच में कनेक्शन कैसे है, जो यहाँ भी लिखा हुआ था, हम इसी को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे अब, कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है और ये जो पर्सनल प्रॉब्लम और पब्लिक इश्यूज के बीच में ये कनेक्शन क्या है इनके बीच में। ठीक है, अब वो बात करते हैं। तो हाउ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर डायलेक्टिकली लिंक्ड, कैसे इनके बीच में रिश्ता है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का, ये सी राइट मिल्स का दिया हुआ है, और ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है। ठीक है, इनका ये कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, और कई बार ये सेम एग्जैक्टली ये टॉपिक सीयूईटी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। मुझ पे यकीन नहीं है तो 2024 का क्वेश्चन पेपर खुद उठा के देख लो, इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बेसिकली है क्या, वो एक
एबिलिटी है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, इमेजिन करना, वो एक एबिलिटी है जिससे तुम एक कनेक्शन देखोगे बिटवीन एन इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस है और सोसाइटी एट लार्ज प्लस सोसाइटी। मतलब कि जो भी हमारा पर्सनल लाइफ है, जो भी एक इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ होती है, कैसे वो इन्फ्लुएंस होती है सोशल स्ट्रक्चर से, सोशल स्ट्रक्चर से कैसे वो इन्फ्लुएंस होती है, वही है बस। मतलब सोशल स्ट्रक्चर ले लो, कल्चरल नॉर्म्स ले लो, कैसे एक एक इंडिविजुअल का, एक एक प्राइवेट लाइफ का इन्फ्लुएंस है इन सब चीज़ों से। ठीक है। अब इसमें उन्होंने ना बात करी है ट्रबल्स और इश्यूज को लेके। अब जो ये ट्रबल्स की यहाँ बात करी है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ट्रबल्स अकर विद इन द कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल, विद इन द कैरेक्टर। मतलब कि जो ये पर्सनल ट्रबल्स हैं वो एक्सपीरियंस किए जाते हैं बाय इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है इन कुछ ट्रबल्स को, कुछ इश्यूज को अपनी प्राइवेट लाइफ में। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, एक इंडिविजुअल फेस करता है। ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज ले लो, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रिलेशनशिप इश्यूज ले लो, ये सब अपने इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं, है कि नहीं। ठीक है। अब यहाँ जो ये इश्यूज है, इससे उनका मतलब है पब्लिक इश्यूज। पब्लिक इश्यूज, इससे वो क्या कह रहे हैं पब्लिक इश्यूज से, कि पब्लिक इश्यूज सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, जो किसी एक, जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की, जो इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करती है, इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करेंगी। कैसे इम्पैक्ट करेंगी? अब जैसे हम बोल रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम अनएम्प्लॉयड हो, तुम ये सोचते हो कि ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, बट नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है, क्यों है ये अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन है। इकोनॉमी में रिसेशन है भाई, मेरी गलती नहीं है, इकोनॉमी में रिसेशन है। तुम्हारी गलती भी होगी बट इकोनॉमिक रिसेशन भी है। तो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी में भी कुछ गड़बड़ है, तभी तो तुम अनएम्प्लॉयड बैठे हो। तो इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल ट्रबल्स आर समवेयर और द अदर रिलेटेड टू द पब्लिक इश्यूज, वही वो कहना चाह रहा है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल इन्वायरमेंट्स। ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि व्हेन अ सोसाइटी इज इंडस्ट्रियलाइज्ड, जो पेजेंट होता है वो वर्कर बन जाता है, फ्यूडल लॉर्ड जो है वो बिजनेसमैन बन जाता है। एक और एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन वॉर हैपेंस, जब कोई लड़ाई छिड़ जाती है, तब क्या क्या होता है, सबकी बाकी लोगों, काफी लोगों की लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस होती है। एक वाइफ अकेले रहती है, अ चाइल्ड ग्रोज अप विदाउट अ फादर। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज हैं एक पर्टिकुलर चीज के। ठीक है। तो इसमें लिखा है ना, जैसे ये क्लियरली लिखा है, नाइदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल नॉर द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ। तो दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर का पूरा पूरा रिलेशन होता है इंडिविजुअल के साथ। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसका पूरा रिलेशन है इंडिविजुअल के साथ। दोनों अलग अलग नहीं जा सकते, ये दोनों इकट्ठे जाएंगे। तो इंडिविजुअल जो भी फेस कर रहा है एज पर्सनल इश्यूज जो उसे लगते हैं, उनका कहीं ना कहीं रिलेशन स्ट्रक्चर के साथ है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, उसका रिलेशन है इकोनॉमिक रिसेशन के साथ। ठीक है, समझे। तो वही वो कह रहे हैं कि अब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के ले लो, हम समझते हैं कि ये हमारा एक पर्सनल फेलियर है, बट ऐसा नहीं है, ये इकोनॉमिक कंडीशंस है। मान लो रिसेशन है, मान लो फैक्ट्री ही बंद होगी, तो ये सब तुम्हारे हाथ में थोड़ी है कि फैक्ट्री बंद होगी या एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है। ठीक है। और यहाँ वो कह रहे हैं कि जो ये पर्सनल है ना, ये जो ट्रबल जो ये पर्सनल है, पर्सनल इज बायोग्राफी, और जो ये इसकी बात करते हैं इश्यूज, जो ये पब्लिक की बात करते हैं, वो हिस्ट्री है। ऐसे वो कनेक्शन बिठाते हैं। और सोशियोलॉजी हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड हाउ देयर बायोग्राफी, मतलब उनकी पर्सनल स्टोरी, जो भी पर्सनल स्टोरी है, इज शेप्ड बाय हिस्ट्री। ये है मेन मेन मुद्दा यहाँ पे, कि हाउ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री कैसे शेप करती है हमारे पर्सनल स्टोरीज को। ठीक है, इतना ही समझना था। अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। आई होप इतना समझ आया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है प्लूरलिटीज एंड इनइक्वालिटी अमंग सोसाइटीज। ठीक है, इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वी एज इंडिविजुअल्स, तुम मैं हम, वी बिलोंग
टू मोर देन वन सोसाइटी। हम सब एक सोसाइटी से ज्यादा के मेंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक सोसाइटी का मेंबर है। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, जैसे इंडिया को अगर तुम बोल लो भारत, ये एक सोसाइटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि वी बिलोंग टू मोर देन वन सोसाइटी। कैसे? अब इंडिया के अंदर रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंसेस हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, बहुत सारे रिलीजन है। ऐसे ही कास्ट, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, कई सारी कास्ट है। फिर तुम क्लास को ले लो, कोई इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, कई सारी क्लासेस है। तो इसी तरीके से इन्हीं एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ कि हम एक सोसाइटी का पार्ट नहीं है, हम किसी रिलीजन का पार्ट भी है, हम किसी कास्ट का पार्ट भी है, हम किसी क्लास का भी पार्ट है। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, लिंग्विस्टिक हो गया, एथनिक कम्युनिटी होगी, ट्राइबल होगी, कास्ट होगी, रिलीजन होगी, हम कई सारी सोसाइटीज का पार्ट हैं। और ये सोसाइटीज खुद भी इनइक्वल हैं। इनइक्वल कैसे हैं? अब जैसे ये अमर्त्य सेन ने यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उन्होंने कैसे इलस्ट्रेट किया है, हाउ इनइक्वालिटी इज सेंट्रल टू डिफरेंसेस अमंग सोसाइटी। इनइक्वालिटी कैसे? सम इंडियंस आर रिच, हमको पता ही है, कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं इंडिया में, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट। सम आर वेल एजुकेटेड, और कुछ इलिटरेट भी हैं। कुछ लोग बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, कुछ लोगों के पास तो बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं होती हैं। कुछ लोग बहुत पॉलिटिकली पावरफुल भी होंगे, कुछ का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो इसका मतलब यही वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी है सोसाइटी में, और सोसाइटी के अंदर तो है ही है, सोसाइटी के बीच में भी है। तो जो रिच लोगों की सोसाइटी होगी, ऑब्वियसली वो पुअर लोगों की सोसाइटी से तो अलग ही होगी ना। अनइक्वल तो होंगे ही, इक्वल तो होंगे नहीं, रिच और पुअर अगर इक्वली होते तो फिर इनके बारे में अलग अलग बात ही क्यों कर रहे होते, फिर हम सबको एक और इकट्ठे नहीं ले लेते। बात ही इसलिए कर रहे हो कि अनइक्वल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बस इतना ही था एक्सप्लेन करने के लिए और समझने में। ठीक है, मेन जिस्ट मैंने बता दी। अब बेसिकली हम चलते हैं इंट्रोड्यूसिंग टू सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं सीधे। ठीक है, अब यहाँ वो कह रहे हैं कि द सेंट्रल कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल। ठीक है, सोसाइटी एक इंटरकनेक्टेड होल है, और यही सोशियोलॉजी की स्टडी है। ठीक है, इंडिविजुअल्स चॉइस, जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था जब सजेशंस की बात में कर रही थी, जो वो सजेशंस थे वहां पे, कि इंडिविजुअल चॉइस इन जॉब मार्केट showed how economic, political, familial, cultural, education institutions etc are interconnected। इंटरकनेक्टेड भी हैं, और कैसे वो इंडिविजुअल की चॉइस को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा। ठीक है, अब इसको रट्टा लगा लो, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, सोशल लाइफ ह्यूमन की, ग्रुप्स, सोसाइटीज। इट्स सब्जेक्ट मैटर इज आवर ओन बिहेवियर एज सोशल बींग्स, सोशल बींग्स। ठीक है, सोशल बींग क्या होता है? हम सोशल बींग तब बनते हैं जब हम किसी ग्रुप का मेंबर बनते हैं। जब तीन लोग भी बैठे हैं ना, तीन दोस्त भी बैठे हैं, तो एक वो सोशल सोशल ग्रुप हो गया, तब हम एक सोशल बींग हो जाते हैं। और उस पूरे ग्रुप में बैठ के जो हम बिहेव करते हैं, जैसा हम बिहेव करते हैं, उसे हम सोशल बिहेवियर बोलते हैं अपना। और सोशियोलॉजी उसी की स्टडी है। सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, ग्रुप्स हो गए हमारे, और सोसाइटी एट लार्ज हो गई। तो हम काफी सारे ग्रुप्स के मेंबर होते हैं, फ्रेंड्स हैं, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज के बेसिस में जो हमारा ग्रुप बना होगा, कई सारे ग्रुप्स का मेंबर होते हैं। और जैसा हम वहां बिहेव करेंगे, वैसे ही हम हमारा सोशल बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ आता है कि द ऑब्जर्वेशन एंड द आइडियाज दैट सोशियोलॉजी एज डिसिप्लिन मेक्स about society is different from both that of philosophical reflections and common sense। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है? इसमें वो कह रहा है कि द ऑब्जर्वेशन एंड आइडियाज, जो भी ऑब्जर्वेशन एंड आइडियाज सोशियोलॉजी के हैं एज अ डिसिप्लिन सोसाइटी के बारे में, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं दोनों फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन से और कॉमन सेंस से। कैसे? अब देखो, जो भी फिलोसॉफिकल और रिलीजियस थिंकर्स होते हैं, वो मोस्टली दे आर कंसर्न्ड विद मॉरल एंड इमोरल ह्यूमन बिहेवियर। क्या सही है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिजायरेबल है, कैसे हमें जीना चाहिए, किस ढंग से हमें जीना चाहिए, क्या डिजायरेबल तरीका है लिविंग का, ये सब इनका ऑब्जर्वेशन है फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस थिंकर्स का।
सोशियोलॉजी भी इन सब से कंसर्न रखती है कि इटसेल्फ विद नॉर्म्स एंड वैल्यूज, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि सोशियोलॉजी का कंसर्न ये है कि ये फंक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज गिवन है, व्हाट इज मॉरल व्हाट इज इमोरल ये भी गिवन है, लेकिन फंक्शन क्या है इन नॉर्म्स का, इन वैल्यूज का फंक्शन क्या है सोसाइटी में, ये सोशियोलॉजी का काम है। और यही डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, सोशियोलॉजी का ये देखो एक और चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, एम्पेरिकल, जो ये लिखा है, एम्पेरिकल स्टडी ऑफ सोसाइटीज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट सोशियोलॉजिस्ट डू। अब ये एम्पेरिकल स्टडी क्या होता है? एम्पेरिकल स्टडी उसे कहते हैं जो फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, फैक्ट्स पे बेस्ड होती है या एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पे होती है, हवा में नहीं हो रही होती, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन जो फैक्ट से बेस्ड होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने आज कोई स्टडी करी है, मैंने आज कोई स्टडी करी है, सोशियोलॉजिकल स्टडी करी है, वो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद सेम रिजल्ट देगी, सेम रिजल्ट। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एक फैक्ट पे बेस्ड होती है, कॉन्क्रीट होता है वो डेटा, एकदम कॉन्क्रीट डेटा होता है। ठीक है, और सोशियोलॉजिस्ट यही करते हैं, एम्पिरिकल स्टडी। ठीक है, सो सोशियोलॉजिस्ट स्टडीज अ सोसाइटी, the sociologist is willing to observe and collect findings even if they are not his personal liking। इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजिस्ट वो भी स्टडी करेगा और वो भी फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस लेकर आएगा, जो भी वो देख रहा होगा सोसाइटी में। अगर वो किसी चीज़ की स्टडी करने गया है, अगर उसे कोई चीज़ें नहीं भी पसंद आ रही ना, वो फिर भी उनके बारे में ऑब्जर्वेशन में लिखेगा अपनी किताब में। यही वो कहना चाहते हैं कि इफ दे आर नॉट द कलेक्ट फाइंडिंग्स इवन इफ दे आर नॉट ऑफ हिज पर्सनल लाइकिंग। अब जैसे यही डिफरेंस है, अब जैसे ये रिलीजियस थिंकर्स हैं, फिलोसफिकल ट्रेडिशन है जिसकी हमने ऊपर बात करी, इनके हिसाब से जो मॉरल नहीं होगा, जो अच्छा नहीं होगा, जो सही नहीं होगा, ये उसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्या पता लिखे ही ना। तो ये एक बायसनेस है कि नहीं यार मुझे पसंद नहीं है, मैंने नहीं लिखा, क्योंकि इनके लिए वो मॉरल नहीं है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो एक बहुत ही अनबायस्ड तरीके से जो भी उनको दिख रहा होगा उस पूरे सिनेरियो में, वो सब नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और यही पीटर बर्जर का भी एक्सप्लेनेशन है। हम आगे देखते हैं उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बेसिकली यही एक्सप्लेन करा है कि इन अ इन एनी पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट it is of advantage to capture the information used by the intelligence organized organs of the opposite side। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी इंफॉर्मेशन यूज करी जा रही है इंटेलिजेंस के द्वारा ऑपोजिट साइड की, वो यूज कर लेनी चाहिए। बट कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी तब होती है जब वो बायसनेस के से फ्री होती है, फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है, इफ द स्पाई डज हिज और हर रिपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, अगर वो खुद से अपने कोई पर्सपेक्टिव, अपनी आइडियोलॉजी के साथ अपने सुपरवाइजर्स को इन्फॉर्मेशन देगा कि नहीं मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा मेरा मानना ये है, तो वो पूरी की पूरी रिपोर्ट ही यूजलेस है। रिपोर्ट्स आर यूजलेस नॉट इवन टू द एनिमी बट द लैटर, इफ सबके लिए यूजलेस है वो। सो द सोशियोलॉजिस्ट इज अ स्पाई इन द वेरी मच सेम वे। सोशियोलॉजिस्ट का भी यही काम है। His job is to report as accurately as possible, बिना बायसनेस के। जो दिख रहा है लिख लो, तुम्हें पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यही वो समझाना चाह रहे हैं कि सोशियोलॉजी का काम होता है फ्री ऑफ बायस डेटा प्रोवाइड करना। ठीक है, बायस होता है कि तुमने किसी चीज, बायस का मतलब होता है तुमने किसी एक चीज को फेवर करा, लेकिन तुम्हें फेवर नहीं करना है, यही वो कह रहे हैं। ठीक है, अब सोशियोलॉजी एज साइंस। ठीक है, सोशियोलॉजी साइंस कैसे है? अगर कोई पूछ ले हाउ सोशियोलॉजी इज साइंस, ये क्वेश्चन अगर कोई पोज करे तो इसका आंसर है कि सोशियोलॉजी इज बाउंड बाय साइंटिफिक कैनन्स ऑफ प्रोसीजर। एक साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितनी भी साइंसेस हैं उनमें जैसे एक साइंटिफिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर फॉलो होता है कि हाँ ऐसे हुआ उसके बाद हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वैसे ही सोशियोलॉजी इज ऑल्सो बाउंड विद साइंटिफिक प्रोसीजर। It means that the statement that the sociologist arrive at must be arrived through observation of certain rules। इनके भी कुछ certain rules होते हैं,
उसी के बाद ये अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं, ठीक है। एविडेंस होता है that allow others to check on or to repeat to develop their findings further। तो अगर किसी को चेक भी करना है या फिर कोई फ्यूचर में भी आगे जाके इसी के बारे में बात करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। तो क्योंकि एविडेंस जो है, जो भी फैक्ट्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। जो आज फैक्ट है वो कल भी फैक्ट होगा और परसों भी फैक्ट होगा, बदल तो नहीं जाएगा ना। यही वो कहना चाह रहे हैं। इसीलिए सोशियोलॉजी एक साइंस है, क्योंकि उसका एक खुद का एक तरीका है चीजें फाइंड करने का, ठीक है। वी कंपेयर सोशियोलॉजिकल नॉलेज टू कॉमन सेंस नॉलेज। अब यही यहाँ का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अब कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में डिफरेंस क्या है। सब बोलते हैं अरे कास्ट, तुम किसी से भी पूछ लो अगर, तो कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी के जितने भी बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में सबको नॉलेज होगी, लेकिन एक डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस कैसे होता है हम आगे इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशंस आर जनरली बेस्ड ऑन व्हाट मे बी कॉल्ड नेचुरलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक। किसी ने कुछ बोला, वो एक उसका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, वो पूरे पूरे ग्रुप का पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता। उसी को कॉमन सेंस भी बोलते हैं। कॉमन सेंस एक इंडिविजुअल से निकली होती है ना, तो जो इंडिविजुअल सोचता है वही कॉमन सेंस होती है। तो एक इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। और naturalistic explanations assumes that one can really identify natural reasons for behavior। वो नेचुरली सोचता है कि हाँ नेचुरली ऐसे ऐसे हो रहा होगा, उसको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक बिहेवियर। आगे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब यहाँ देखो, जैसे पहले एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है पोवर्टी का, तो जो नेचुरलिस्टिक या फिर कॉमन सेंस वाले लोग होंगे वो ये बोलेंगे कि जो द पुअर पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड टू वर्क। काम करने से ही डरते हैं, अफ्रेड टू वर्क। उन्होंने बोल दिया, कोई बोलेगा ये अफ्रेड, डरते हैं काम करने से, ठीक है। कोई बोलेगा, फिर कोई एक और आके ये भी बोल सकता है कि इनका तो आईक्यू ही लो है, लो आईक्यू। तो मतलब लोग अपने अपने अजम्पशंस लगाते हैं, इसीलिए लो आईक्यू। तो ये तो जो जितने भी आइडियाज है ना, ये सब एक कॉमन सेंस वाले हैं, कॉमन सेंस आइडियाज हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई सोशियोलॉजिस्ट पॉवर्टी का एक्सप्लेनेशन देगा, वो कैसे देगा। वो बोलेगा कि देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी इन द क्लास सोसाइटी, ठीक है। एंड वो ये भी बोलेगा कि हु सफर फ्रॉम क्रॉनिक इरेगुलरिटी ऑफ वर्क एंड लो वेजेस। पैसे ही कम मिलते हैं इसलिए पॉवर्टी है, इसलिए गरीबी है क्योंकि पैसे ही कम मिलते हैं लोगों को, ठीक है। और वो बोलेगा कि स्ट्रक्चर में ही इनइक्वालिटी है। ये एक डिफरेंस है, कैसे सोशियोलॉजी और कैसे एक कॉमन सेंस वाला आदमी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ गरीबी को कैसे देखता है, ठीक है। सोशियोलॉजी thus breaks away from both common sense observations and philosophical thought, ठीक है। Sociology has a body of concepts, methods and data. This cannot be substituted by common sense। कॉमन सेंस से नहीं सब्सिट्यूट कर सकते, क्योंकि सोशियोलॉजी के पास अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स हैं, खुद मेथड्स हैं, डेटा फाइंड करने के तरीके हैं, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, थ्योरी है यार सोशियोलॉजी के पास। इसीलिए it cannot be substituted by common sense। Common sense is unreflective since it does not question its own origin। पता ही नहीं है कि बात जो तुम बोल रहे हो उसका ओरिजिन क्या है। कॉमन सेंस यही तो होती है, बस कहीं से सुनी तो बोल दी, यही होती है कॉमन सेंस। कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं है, अनरिफ्लेक्टिव है। ये इस पूरे टॉपिक का वो है, एक समअप है कि सोशियोलॉजी कैसे डिफरेंट है कॉमन सेंस से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब वो क्या है मैं समझाती हूँ। अब यहाँ से ना दो आइडियाज की बात होगी। यहाँ तो हम इंटेलेक्चुअल आइडियाज को ले रहे हैं इन द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी, और आगे हम बात करेंगे मटेरियलिस्टिक आइडियाज की, ठीक है। पहले बात करेंगे इंटेलेक्चुअल आइडियाज, मतलब कि कौन से आइडियाज ऐसे थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा है सोशियोलॉजी की मेकिंग में। पहले हम बात कर लेंगे साइंटिफिक थ्योरी ऑफ नेचुरल एवोल्यूशन। इस थ्योरी का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एंड द फाइंडिंग्स अबाउट द प्री मॉडर्न सोसाइटीज मेड बाय ट्रैवलर्स, colonial administrators, sociologist, social anthropologist, ठीक है।
पहले बात करेंगे नेचुरल एवोल्यूशन की, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे जो ये फाइंडिंग्स हैं प्री मॉडर्न सोसाइटीज के बारे में, इसने कैसे सोशियोलॉजी की मेकिंग में हेल्प करा है। ठीक है, अब ये सब फीचर्स ना हमें 19th सेंचुरी के अर्ली सोशियोलॉजी के कामों में मिलती है, जैसे कि अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर्बर्ट स्पेंसर के काम में मिलेगी आपको ये नेचुरल एवोल्यूशन वाला जो ये थ्योरी है, हर्बर्ट स्पेंसर के काम पे मिलेगी। ठीक है, और अगस्ट कॉम्ट का नाम आपने यहाँ सुन ही लिया है, तो मैं बता देती हूँ कि ही इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। कोई पूछ ले तो अगस्ट कॉम्ट इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, अब हुआ क्या कि बिकॉज ऑफ दिस फाइंडिंग्स ऑफ द प्री मॉडर्न सोसाइटीज, जिन्होंने जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने जो भी फाइंडिंग्स दी थी, उससे क्या हुआ, इन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट करा बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज। ठीक है, अब वो दो डिफरेंस इन्होंने निकाले कि दो टाइप की सोसाइटीज होती हैं। एक तो होती है प्री मॉडर्न, जैसे कि हंटिंग गैदरिंग होते हैं, अग्रेरियन सोसाइटी होती है, मतलब गांव वाली, मतलब विलेज टाइप जो सोसाइटी है पुरानी। ठीक है, एक वो कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी होती है जो जैसे कि इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। ठीक है, ये दोनों डिस्टिंक्शन ये लोग बना देते हैं। ठीक है, एंड द एवोल्यूशनरी विजन अज्यूम्ड, यही एवोल्यूशनरी विजन बोलता है कि वेस्ट नेसेसरली एडवांस्ड है। वो जो ये वाली सोसाइटीज है ना, मॉडर्न सोसाइटीज, वो कहता है हम इसी के मेंबर, इसी के पार्ट है। यूरोप अपने आप को यही मानता है कि हम तो यहाँ है, मॉडर्न सोसाइटीज है हम। और जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी जैसे इंडिया है, वो अभी भी बारबेरिक है। ये डिस्टिंक्शन बनाई इन लोगों ने, और यहीं से सोशियोलॉजी का ओरिजिन भी होता है। कैसे? सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर यही मॉडर्न सोसाइटीज है, कॉम्प्लेक्स, ये सब्जेक्ट मैटर ये है सोशियोलॉजी का, और ये नहीं है, और यही इन्होंने किया। तो जो ये एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट हैं, ये जो नेचुरली एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो ये साइंटिफिक थ्योरी, इन जितने भी इन लोगों की फाइंडिंग्स हैं, जितनी भी ये ट्रैवलर्स, कॉलोनियल एडमिन, इन सब ने एक डिस्टिंक्शन बना दी बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। ठीक है, फिर एक डार्विन की एक थ्योरी थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, ये भी आपने पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि कैसे हम पहले मंकीज थे, एप्स थे, उसके बाद हम ह्यूमंस बने, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा डोमिनेंट इन्फ्लुएंस रहा है सोशियोलॉजी के ऊपर, स्पेशली अर्ली सोशियोलॉजिस्ट, मैंने कहा ना हर्बर्ट स्पेंसर, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ से। ठीक है, सोसाइटी वॉज ऑफन कंपेयर टू एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, इन इनका जो इन्फ्लुएंस है वो यही है कि सोसाइटी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखा गया है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी होती है, वैसे ही इन्होंने सोसाइटी को भी इन्होंने ऐसे ही समझा, ह्यूमन बॉडी की तरह। और उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, सर एक पार्ट है, हाथ है, पैर है, और सब पार्ट्स का अपना अपना रोल है। ठीक है, सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ पार्ट्स, ईच पार्ट प्लेइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, यही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसका इन्फ्लुएंस है, और ये मोस्टली हर्बर्ट स्पेंसर के काम में मिलेगा आपको। ठीक है, फिर एक और इंटेलेक्चुअल आइडिया आता है एनलाइटनमेंट का। एनलाइटनमेंट ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है यूरोप का। एनलाइटनमेंट बेसिकली ना एक पीरियड था यूरोप में, एक पीरियड था ये लेट 17th एंड 18th सेंचुरी का। जब क्या हो रहा था कि एनलाइटनमेंट, देखो, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वहां पे, उसी के साथ कई सारी चीजें हुई, और एनलाइटनमेंट में कई सारे न्यू आइडियाज जनरेट हुए। एनलाइटनमेंट के पीरियड में लोगों को आइडियाज मिले लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले आइडियाज। और इसी एनलाइटनमेंट में ह्यूमनिज्म, कि हमको और ह्यूमैनिटी के टुवर्ड्स काम करना चाहिए। तो ये सब आइडियाज, साइंटिफिक नॉलेज जब इमर्ज हो रही थी, उसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं। न्यू आइडियाज का आना, ये इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया में भी ये रेनेसांस का पीरियड आया था। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ग्रेट एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, नेचुरल साइंस का वो बढ़ रहा था, ग्रोइंग कन्विक्शन दैट द मेथड ऑफ नेचुरल साइंसेज should be and could be extended to study human affairs, जैसे एग्जांपल पॉवर्टी का। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था नेचुरल साइंसेज का सोशियोलॉजी के ऊपर भी, तो जैसे जो मैंने आपको बताया कि अगस्ट कॉम्ट ही वाज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है,
तो थिंकर्स ऑफ द मॉडर्न एरा वर कन्विंस्ड दैट द प्रोग्रेस इन नॉलेज, जितना जितना नॉलेज बढ़ती जाएगी हम अच्छे सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे जो सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब कि सोशल इल्स, उनका सोल्यूशन हम ढूंढ पाएंगे ऐसे ही जब हम और ज़्यादा नॉलेज को गेन कर लेंगे। और अगस्त कॉम का कहना था कि ही बिलीव्ड दैट सोशियोलॉजी वुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, कि आगे चल के सोशियोलॉजी और ज़्यादा ह्यूमैनिटी का वेलफेयर करने में हेल्प करेगी, लोगों की मदद करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं मटेरियल इश्यूज के ऊपर। हमने इंटेलेक्चुअल की बात कर ली, इंटेलेक्चुअल आइडियाज कैसे हेल्प कर रहे थे सोशियोलॉजी की मेकिंग में। अब बात करेंगे मटेरियल इश्यूज। मटेरियल मतलब कॉन्क्रीट, जो दिख रहा था, जो फील हो रहा था। आइडियाज तो दिखते नहीं है ना, लेकिन कॉन्क्रीट मटेरियल चीजें तो दिखती हैं। तो मटेरियल चेंजेस में कैसे चेंज आया, सोसाइटी में क्या चेंज आया जो दिख रहा था साफ। फर्स्ट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बेस्ड अपॉन अ न्यू डायनामिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नई इकोनॉमिक एक्टिविटी इमर्ज हुई थी, उसे बोलते हैं कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म आपको पता होगा, कैपिटलिज्म वही होता है जहाँ पे सारी की सारी प्रोडक्शन, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, वो ऑब्वियसली बात है जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होने शुरू हो जाएगा चीज़ों का, और यही कैपिटलिज्म है। जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होने लग गया, सेल्फ सफिशिएंसी से हम मास प्रोडक्शन की तरफ जाने लग गए थे, उसे कैपिटलिज्म बोलते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म बिकेम द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। न्यू एटीट्यूड एंड इंस्टीट्यूशंस इमर्ज्ड। ठीक है, अब सिस्टमैटिक परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, यही मेन गोल रह गया, प्रॉफिट कमाना। न्यू इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हुए। अब पहले आपको पता था इंडिया में भी अभी कुछ कुछ जगहों पे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जॉइंट फैमिली। लेकिन अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मॉडर्निटी आई, कैपिटलिज्म आया, न्यूक्लियर फैमिली बन गई। तो ये एक नया इंस्टीट्यूशन था जो इमर्ज हुआ उस टाइम पे। ठीक है, गुड्स, सर्विसेज, लेबर बिकेम कमोडिटीज हुज यूज was determined by rational calculations। सब कुछ एक कमोडिटी बन गया था। कमोडिटी मतलब एक चीज बन के रह गया था, लोगों का लेबर भी एक कमोडिटी बन गया था, चीज बन गई थी जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है। अब स्किल विल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था किसके अंदर कितने स्किल है, लेबर सब एक बराबर। ठीक है, द न्यू इकोनॉमी वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज अर्लियर। ठीक है, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लैंड वाज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है सीयूटी एग्जाम में। नहीं भरोसा हो रहा, थोड़ा वेट कर लो, नेक्स्ट लास्ट में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, अब लेट्स लुक एट व्हाट वाज द लाइफ बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल वर द चीफ ऑक्यूपेशंस। ये थे चीफ ऑक्यूपेशन, लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। ठीक है, गांव में रहते थे, लिव्ड इन विलेजेस, जैसे हम अभी भी इंडिया के कई सारे गांव हैं। ठीक है, पेजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ब्लैक स्मिथ थे, लेदर वर्कर्स थे, और सोसाइटी बहुत छोटी थी। ठीक है, हायरार्की भी थी। हायरार्की का मतलब होता है कि कोई यहाँ है, उसके नीचे ऐसे हायरार्की है, ये सबसे टॉप पे है, ये सबसे बॉटम पे, तो ऐसे ऐसे एक सिस्टम को, एक लैडर जैसे सिस्टम को हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, क्लोज इंटरैक्शन था। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ईच ऑफ दिस फीचर्स चेंज, सब चेंज हो गया, लोगों का ऑक्यूपेशन चेंज हो गया, सोसाइटी बहुत बड़ी हो गई, हायरार्की बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बुरी हो गई, और ज़्यादा लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ गए, और क्लोज इंटरेक्शन बचा ही नहीं लोगों के बीच में। ठीक है, और क्या हुआ, डिग्रेडेशन ऑफ लेबर हुआ। ठीक है, wrenching ऑफ वर्क फ्रॉम प्रोटेक्टिव कंटेक्स्ट, फैमिली विलेज। पहले क्या होता था, ये wrenching ऑफ वर्क क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा था, पहले लोग अपने घरों में काम करते थे, फैमिली के अंदर ही काम चल रहा था, ज्यादा विलेज के अंदर काम चलता था। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, और जब फैक्ट्री आ गई सब फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए। घर बाहर का जो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता था वो छोड़ के अब सब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब सब घर के बाहर जाके काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो आएंगे। और जब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब स्टार्ट ही हुआ था, तब तो वुमेन और छोटे छोटे बच्चे, चिल्ड्रन भी वहां जाके एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय थे बहुत पहले। अभी भी होता है, अभी भी होता है, बच्चे अभी भी एम्प्लॉयड है। तो कैसे इन सब के होने से भी एक सोसाइटी में चेंज आ रहा था। ठीक है, डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ कॉमन लेबरर, स्पेसिफिकली
स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, कोई पूछ ही नहीं रहा स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को, सब एक बराबर हो गए, अब सब फैक्ट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए मशीनों के साथ। ठीक है। अर्बन सेंटर्स एक्सपैंडेड एंड ग्रू, एंड इट वाज नॉट दैट द सिटीज वर नॉट देयर अर्लियर, पहले भी सिटीज थी बट उनका कैरेक्टर चेंज हो गया, कैरेक्टर डिफर्ड। ठीक है। इंडस्ट्रियल सिटीज गेव बर्थ टू कंप्लीटली न्यू काइंड ऑफ अर्बन वर्ल्ड। ठीक है। क्या नया 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 क्या हुआ सिटीज में, कोई अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछे कि हाउ सिटीज चेंज्ड, तो यहाँ है आंसर, हाउ सिटीज चेंज। क्या हुआ चेंज? नई नई फैक्ट्रीज बनती गई, ओवर क्राउडेड स्लम्स हो गए क्योंकि रहने की जगह नहीं है, लोग सब सिटीज में आ गए, सिटीज में फैक्ट्रीज थी जहाँ काम होता था, तो ऑब्वियस सी बात है जब रहने की जगह नहीं होगी तो वहाँ स्लम्स ही बनेंगे, स्लम्स बन जाएंगे तो फिर एक न्यू इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास आ रही थी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, न्यू काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि जब पॉवर्टी बढ़ती है, स्लम्स बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा क्राइम, अगर आप पढ़ोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में तो क्राइम रेट भी इंक्रीज होता है। ठीक है। इतना समझ में आया? तो अब आगे चलते हैं। यहाँ इन्होंने एक हिंदी फिल्म के गाने के बारे में बात करी है, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा आपके समझने के लिए, तो हम आगे चलते हैं। अब इंडिया में क्या हुआ? द मास इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रूइंड। हुआ क्या? इनफ्लक्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मशीन मेड गुड्स, मशीन से जो बनी हुई चीजें थी वो इंडिया में भी आने लगी, तो जो यूरोप में हो रहा था उसका इन्फ्लुएंस इंडिया पे भी पड़ा। कैसे? इंडिया का जो क्राफ्ट्समैन था, हैंडीक्राफ्ट था, वो सब एकदम बेकार हो गया। ठीक है। सो द फैक्ट्री एंड इट्स मैकेनिकल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, वर ऑफन सीन एज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द पेजेंट आर्टिसन एज वेल एज फैमिली एंड लोकल कम्युनिटी। ये इंडिया स्पेसिफिक बात हो रही है कि जानबूझ के किया गया ये बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। और कार्ल मार्क्स का तो ये कहना है कि द फैक्ट्री वॉज ऑपरेसिव। कार्ल मार्क्स ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी एक बुक है दास कैपिटल, पढ़ना चाहो तो वही पढ़ लेना, वैसे अभी जरूरत नहीं है, बट दास कैपिटल एक बुक है जो पूरी उन्होंने कैपिटलिज्म के ऊपर ही लिखी है कि कितना ऑपरेसिव सिस्टम है ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Another indicator of emergence of modern society was the new significance of clock time. मॉडर्न सोसाइटी कैसे आई? जब ये एक क्लॉक टाइम का और इमरजेंस हो गया। कैसे? प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के आने से पहले, ये फैक्ट्री प्रोडक्शन के होने से पहले जो वर्क रिदम था वो ऐसा था कि डे लाइट में काम किया, उसका ब्रेक ले लिया जब बॉडी थक गई, और रात तक तो सोने ही चले गए। ठीक है। अब क्या हुआ? फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो एक सिंक्रोनाइजेशन होने लग गया, सब साथ में काम करेंगे, लेबर सब साथ में काम करेंगे, पंक्चुअलिटी शुरू होगी। अभी भी आपने देखा होगा कई सारे ऑफिस में पंच इन करना पड़ता है, पंच आउट करना पड़ता है, तो एक पंक्चुअलिटी है। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड आवर्स, फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्किंग, ये सब शुरू हो गया था। ठीक है, जो पहले नहीं था। ठीक है। इस ये क्लॉक टाइम का ये मतलब है। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम कि वाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी इन यूरोप। क्यों पढ़े हम कि कहाँ सोशोलॉजी का ग्रोथ हुआ और यूरोप के बारे में क्यों पढ़े हम, अब ये समझते हैं। Most of the issues and concerns of sociology are dated back to the time when European society was undergoing changes in the 18th and the 19th century. हो क्या रहा था? जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, ठीक है, कैपिटलिज्म आया, तो वहाँ बहुत सारे चेंजेस हुए। और जब ये चेंजेस आए कि फैक्ट्रीज हुई, स्लम्स हुआ, नई वर्किंग क्लास आई पूरी की पूरी, तो इन सब में सोसाइटी में चेंज आया, और जब सोसाइटी में चेंज आया तभी सोशोलॉजी का जन्म भी हुआ वहाँ पे। ठीक है। सो फॉर आवर पास्ट एज इंडियंस आर क्लोजली लिंक टू द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। अब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कनेक्शन तो बैठेगा। ठीक है। कैपिटलिज्म इन द वेस्ट इंटेल्ड अ वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन, वर्ल्ड वाइड फिनोमेना हुआ, ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लैंड में हुआ कैपिटलिज्म, उसका इम्पैक्ट तुम पूरी पूरी के पूरे वर्ल्ड में दिखाई दिया। कैसे? आगे देखते हैं। अब ये बॉक्स देखो कैपिटलिज्म एंड इट्स ग्लोबल बट अनइवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। इसमें क्या हुआ? 17th और 19th सेंचुरी में अप्रोक्सीमेटली 24 मिलियन अफ्रीकन को स्लेव बनाया गया था।
उनकी अपनी सोसाइटी से, दे वर प्लग्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग होम्स, अपने घर से उनको उठा लिया था, कल्चर से उठाया और ट्रांसपोर्ट कर दिया पूरे वर्ल्ड में। क्यों? टू पुट टू वर्क इन द सर्विस ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के लिए काम करने के लिए। ठीक है, पीपल वर कॉट अप इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी अगेंस्ट देयर विल, जबरदस्ती उठा के ले गए थे लोगों को काम करने के लिए, कैपिटलिज्म के लिए, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी डिक्लाइंड इन 1800s, but for us in India it was in 1800s that the indentured labor was taken in ships by the Britishers। कहाँ ले गए थे? सूरीनेम ले गए, वेस्ट इंडीज ले गए, फिजी आइलैंड ले गए थे। कहाँ काम करने के लिए? कॉटन और शुगर प्लांटेशन में। तो ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म सिर्फ यूरोप में ही आया और इंग्लैंड में रह के खत्म हो गया, पूरे वर्ल्ड पे उसका कैसे इम्पैक्ट है। और इसीलिए ही हमको भी यूरोप के बारे में पढ़ना, यूरोप के कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ना जरूरी है। समझ गए लिंक कनेक्शन? ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, कैसे इंडिया में ग्रो हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा कि कोलोनियलिज्म वाज एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में कोलोनियलिज्म चल रहा था, ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। अब वहाँ जो इंग्लैंड में जो कैपिटलिज्म हो रहा था, जो गुड्स वहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे वो इंडिया में भेजे जा रहे थे। हमारा कॉटन पूरा खत्म ही कर दिया था इन्होंने, है ना। द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया वॉज नॉट नेसेसरली द सेम एज द वेस्ट, अलग अलग डिफरेंस तो था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कमेंट किया था द इम्पैक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब यही इसकी बात मैं कर रही हूँ कि वो बोलते हैं, कार्ल मार्क्स का कहना है कि इंडिया द ग्रेट वर्कशॉप ऑफ कॉटन मैन्युफैक्चर फॉर द वर्ल्ड। पहले इंडिया एक मैन्युफैक्चर था वर्ल्ड के लिए, हम कॉटन सप्लाई करते थे लोगों को बाहर। नाउ बिकेम इनडेटेड विद इंग्लिश ट्विस्ट। अब हम इंग्लिश के मतलब ब्रिटिशर्स के डेट में आ गए, इंग्लिश के, ब्रिटिशर्स के। British manufacturers poured into it a small and merely nominal duty to ruin the native cotton fabrics। ब्रिटिशर्स का माल इंडिया में आना शुरू हुआ, मैन्युफैक्चर्ड कॉटन, जिसपे बहुत ही स्मॉल नॉमिनल सी ड्यूटी लगती थी, ड्यूटी नहीं लगाते थे, बहुत 1% लगा दिया, आधा % लगा दी। उससे क्या हुआ, जब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इंडिया में आएगा तो ऑब्वियसली हमारा कॉटन फैब्रिक जो हमारा था सब रुइन हो गया, आर्टिसंस का सारा काम बर्बाद हो गया। यही किया ब्रिटिशर्स ने, यही किया कोलोनिज्म ने इंडिया ने। और कोलोनिज्म ने कैसे एक एसेंशियल पार्ट यूरोप के मॉडर्न कैपिटलिज्म पर किया, कैसे इनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, सो आइडियाज अबाउट इंडियन सोसाइटी दैट वर नॉट ऑलवेज करेक्ट, जो इन्होंने लिखा सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी के उस टाइम पे सोशियोलॉजी इन इंडिया जो इन्होंने करा, जो उसमें वेस्टर्न राइटिंग्स थी बाय ब्रिटिशर्स, उसके मोस्टली आइडियाज सही नहीं थे। जो भी उन्होंने एक्सप्रेस किया, दीज आइडियाज वर एक्सप्रेस्ड बोथ इन अकाउंट्स ऑफ कॉलोनियल ऑफिसर्स, उन्होंने लिखा, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने लिखा इंडिया के बारे में। इंडियन सोसाइटी वाज इन कंट्रास्ट टू द वेस्टर्न सोसाइटी, उन्होंने बोला बहुत अलग अलग है, तुम्हारी सोसाइटी बहुत अलग है, हमारी सोसाइटी बहुत अलग है, ये वेस्टर्न राइटर्स ने लिखा इंडिया के बारे में। और जो भी उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा वो सही नहीं था अकॉर्डिंग टू इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न राइटर्स सॉ इंडियन विलेज as a remnant or survival from what was called infancy of society, कि डेवलप ही नहीं हुआ है अभी इंडिया में सोसाइटी एज अ टर्म, तो सोशियोलॉजी का मतलब ही नहीं है। ठीक है, दे सॉ द 19th सेंचुरी इंडिया एज पास्ट ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, कि इंडिया अभी भी एक स्टैग्नेंट सोसाइटी है, स्टैग्नेंट है हम, पिछड़े हुए। ठीक है, येट अनदर एविडेंस ऑफ कॉलोनियल हेरिटेज ऑफ कंट्रीज, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, कि येट अनदर एविडेंस ऑफ कॉलोनियल हेरिटेज, ये कॉलोनियलिज्म का काम है, ये ब्रिटिशर्स का काम है। क्या किया इन्होंने, इन्होंने इंडिया में एक डिस्टिंक्शन बनाई बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इन्होंने किया क्या, इनके बीच में एक डिस्टिंक्शन बनाई, सोशियोलॉजी को बना दिया अ स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज गिविंग पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, मतलब सोशियोलॉजी का इन्होंने फोकस बनाया मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, और वहीं सोशल एंथ्रोपोलॉजी का इन्होंने कहा कि वुड बी द स्टडी ऑफ सिंपल सोसाइटीज एंड नॉन वेस्टर्न। ठीक है, अब उनके हिसाब से इंडिया तो एक सिंपल सोसाइटी है, नॉन वेस्टर्न है, इसलिए इंडिया में ये है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसका इमरजेंस है, सोशियोलॉजी तो है ही नहीं।
लेकिन इट वॉज एम एन श्रीनिवास जिन्होंने ये कहा कि इंडिया में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं, कोई है ही नहीं, मतलब सिंपल सोसाइटी भी है इंडिया में कॉम्प्लेक्स सोसाइटी भी है। तो ये एम एन श्रीनिवास जी ने किया। फील्ड वर्क एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, लेकिन एम एन श्रीनिवास ने इसका पूरा इस्तेमाल सोशियोलॉजी की स्टडी के लिए किया, क्योंकि उनके हिसाब से तो कोई डिफरेंस इन दोनों में है ही नहीं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है, एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, और दोनों ट्रेडिशंस, दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं वो हम आगे देखेंगे। बट एम एस श्रीनिवास वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी इन दोनों के डिफरेंस को कम करने में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप क्या है, क्या पढ़ता है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में पढ़ते क्या है हम, वो एक्सट्रीमली वाइड है। ठीक है, हम मीनिंगफुल इंटरेक्शन भी पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, हम नेशनल इश्यूज भी पढ़ते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, हम फॉरेस्ट राइट्स के बारे में बात करते हैं, हम ट्राइबल्स के लेके भी बात करते हैं, हम ग्लोबल सोशल प्रोसेस की, बहुत वैरायटी। ठीक है, सो व्हाट डिफाइंस डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी इज देयरफॉर नॉट व्हाट वी स्टडी बट हाउ वी स्टडी, पढ़ते कैसे हैं हमसे, ये है हाउ इट स्टडीज अ चोजन फील्ड। अब जैसे इकोनॉमी में कुछ अगर कोई कुछ है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, अब इकोनॉमिस्ट इसको अलग तरीके से देखेगा, बट सोशियोलॉजिस्ट इसको एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेगा, टॉपिक वही है, बट हाउ वी स्टडी दैट पर्टिकुलर फील्ड, वो डिफरेंस है। ठीक है, सो देयरफॉर सोशल साइंसेज आर नॉट क्लियर कट एंड ऑल शेयर अ सर्टेन रेंज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, आगे हम यही बात करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक सब्जेक्ट जो हैं, बेसिकली सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वो बात करने वाले हम आगे अब। ठीक है, सो टू डिफरेंशिएट द सोशल साइंसेज वुड बी टू एग्जैजरेट द डिफरेंसेस एंड ग्लोज ओवर द सिमिलैरिटीज, मतलब अगर हम सिर्फ डिफरेंसेस से बात करेंगे तो हम सिमिलैरिटीज के बारे में बात करना भूल ही जाएंगे, तो इसलिए सिमिलैरिटीज को देखना भी जरूरी है। और यहाँ वो एक रेफरेंस भी देते हैं कि जैसे फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट हैं, they have always shown the greater need for interdisciplinary approach, कि हमें सब जगह से पढ़ना चाहिए, हर एक डिसिप्लिन से का यूज करना चाहिए, वही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यही होती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दिया उन्होंने, हाउ वुड अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट स्टडी जेंडर रोल्स एंड इट्स implication फॉर पॉलिटिक्स विदाउट सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली और जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। तो कैसे पढ़ेगा कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिर इकोनॉमिस्ट, कैसे पढ़ेगा जेंडर रोल्स के बारे में जब तक वो फैमिली के बारे में नहीं पढ़ेगा, जब तक वो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में नहीं पढ़ेगा। तो कैसे इनके बीच में एक इंटर रिलेशन है, पहला इंटर रिलेशन हम समझते हैं सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विसेज, प्राइस एंड डिमांड, यही पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में, मनी सप्लाई, मनी फ्लो, आउटपुट इनपुट, यही पढ़ते हैं, एलोकेशन ऑफ स्केर्स गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी। ठीक है, the sociological approach looks at economic behavior in a broader context of social norms, values, practices and interest, कैसे लोगों के वैल्यूज, कैसे लोगों के सोशल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमी को, ये सोशियोलॉजी का अप्रोच है। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट ऑफन एनवी इकोनॉमिस्ट, दे एनवी इकोनॉमिस्ट, बट वो कहते हैं कि दे डू नॉट, दे निग्लेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर, दे निग्लेक्ट कल्चरल नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस विच सोशियोलॉजिस्ट स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, जब नवरात्रे होते हैं तो नवरात्रि के टाइम पे हिंदूज, नवरात्रि हमारा कल्चर का पार्ट है, ठीक है, फेस्टिवल नवरात्रि, तो इस टाइम पे हिंदूज क्या करते हैं, अनियंस और लहसुन और सब कुछ नहीं खाते हैं, तो इन सब की डिमांड गिर जाती है। तो कैसे हमारे कल्चर का जो पार्ट है नवरात्रि, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, उनका कैसे इन्फ्लुएंस पड़ता है इकोनॉमी पे, और यही सोशियोलॉजी पूरा एस्पेक्ट देखता है, लेकिन इकोनॉमिस्ट बस यही इतना ही देखेगा कि डिमांड कम हो रही है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट इंडिविजुअल बिहेवियर और कल्चरल नॉर्म्स पर भी फोकस करता है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। इसी पे ही पेरी बोर्डियो ने कहा है कि ट्रू इकोनॉमिक साइंस इज द वन हु लुक एट ऑल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी, नॉट ओनली द कॉस्ट दैट कॉरपोरेशंस आर कंसर्न विद। कॉरपोरेशन किससे कंसर्न होता है? डिमांड, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। बट एक ट्रू इकोनॉमिक साइंस वो कहता है पेरी बोर्डियो, which also entails crime, suicides and so on. Symbolic cost, symbolic cost associated with inactivity or precarious employment. For example, consumption of medicines. France holds the world's record for the use of tranquilizers. Why? Why? सोशियोलॉजी का काम है पढ़ना, ठीक है। सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स clearer or more adequate understanding of a social situation, ठीक है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है सोशियोलॉजी। तो हमने यहाँ इकोनॉमी और सोशियोलॉजी के बीच का रिलेशन समझने की कोशिश थोड़ी बहुत कर ली, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के रिलेशनशिप में, ठीक है। अब जब हम सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस क्या पढ़ता है? पॉलिटिकल साइंस का मेजर कन्वेंशनल पॉलिटिकल साइंस प्राइमरली पॉलिटिकल थ्योरी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आइडियाज ऑफ गवर्नमेंट बाय प्लेटो, बाय मार्क्स, यही सब पढ़ता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पावर, स्टेट, यही सब, ठीक है। सोशियोलॉजी इज डिवोटेड टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। ये एक एस्पेक्ट है, पावर के बारे में पढ़ना, स्टेट के बारे में पढ़ना एक एस्पेक्ट है, बट सोशियोलॉजी स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। whereas conventional political science restricted itself mainly to the study of power, ठीक है। Sociology stresses the interrelation between sets of institutions including government, whereas political sciences tend to turn attention towards the process within the government. गवर्नमेंट में क्या चल रहा है वो पॉलिटिकल साइंस का वो है कंसर्न, ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी स्ट्रेस करता है इंटररिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, ठीक है। सोशियोलॉजी का काम है पावर इन ऑल सोशल कॉन्टेक्स्ट, सब तरफ से पावर के बारे में पढ़ना। पावर ये सिर्फ पढ़ेंगे पावर के बारे में स्टेट के पर्सपेक्टिव से, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, लेकिन पावर को जब सोशियोलॉजी पढ़ता है इसी कॉन्सेप्ट को, तो वो पढ़ेगा फैमिली में कैसे पावर चलती है या किसी कम्युनिटी में पावर कैसे शो होती है। तो पावर एक कॉन्सेप्ट है, उसका यूसेज मल्टीपल तरीके से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे सोशियोलॉजिस्ट लाइक मैक्स वेबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर, ठीक है। और इन्होंने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पे बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, ठीक है। द फोकस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये एक पार्ट है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी में इकोनॉमिक सोशियोलॉजी भी होता है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी होता है, इसको इसको इन शॉर्ट पॉल सॉक भी बोलते हैं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हैज बीन इंक्रीजिंगली ऑन द एक्चुअल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, फोकस इसका पॉलिटिकल बिहेवियर होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो इंडियन इलेक्शंस का, ठीक है। अब एक और यहाँ पे है कि सोशियोलॉजिकल रीजन फॉर सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सोशियोलॉजिकल रीजन क्या हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का? पॉलिटिकल पार्टी तो देखो एक पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कैसे कोई सोशियोलॉजिकल रीजन है उसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का। अब ले लो जैसे कास्ट ले लो, तो जो अखिलेश यादव जी हैं उनकी जो पूरी पार्टी है उनको सपोर्ट ही यादव का है सबसे ज्यादा, मेजोरिटी सपोर्ट तो यादव का ही है। तो कैसे कास्ट जो एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, कैसे सोशियोलॉजी पॉलिटी से जुड़ी हुई है, समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के बीच में। अब हिस्टोरियंस ऑलमोस्ट रूल स्टडी द पास्ट, ये पास्ट के बारे में बात करता है। सोशियोलॉजी कंटेम्प्रेरी या फिर रिसेंट के बारे में बात करेगा, रिसेंट पास्ट के बारे में, ठीक है। कन्वेंशनल हिस्ट्री इज ऑल अबाउट किंग्स एंड वॉर्स, लड़ाई झगड़े के बारे में बात ही करता है हिस्ट्री, कि किंग्स ने ऐसा किया, ये वॉर हुई, वो वॉर हुई, यही पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में, है ना। स्टडीज पास्ट इवेंट्स, पास्ट को पढ़ता है हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी बनाता है, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, है ना, ऐसे करता है। बट सोशियोलॉजी फोकस क्या करता है? वो फोकस करता है प्रेजेंट पे और एग्जामिन करता है कि हाउ द पास्ट इन्फ्लुएंस द करंट सोशल बिहेवियर, कैसे पास्ट से हमारा आज का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। टुडे
टुडे हाउएवर हिस्ट्री इज फार मोर सोशियोलॉजिकल एंड सोशल हिस्ट्री इज स्टफ ऑफ हिस्ट्री। इट लुक्स, अब थोड़ी हिस्ट्री चेंज हो रही है, इट लुक्स फॉर सोशल पैटर्न्स, जेंडर रिलेशंस, customs, mores, important institutions, ठीक है, अदर दैन द रूलर्स वॉर्स एंड मोनार्की। तो अब थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस सोशियोलॉजी का हिस्ट्री पे इस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी जो होती है उसे कहते हैं साइंस ऑफ बिहेवियर, इंडिविजुअल। साइकोलॉजी का पूरा फोकस इंडिविजुअल में होता है, इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस, उसका लर्निंग, उसका मोटिवेशन, उसका नर्वस सिस्टम, उसका होप, उसकी फियर, सब इंडिविजुअल। ठीक है, बट एक सोशल साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली ब्रिज करती है बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये है ब्रिज सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, उसका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है, इन द इंडिविजुअल बट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द वे इन विच द इंडिविजुअल बिहेव्स इन द सोसाइटी। इंडिविजुअल तब भी कंसर्न है उसका, लेकिन वो कैसे बिहेव करता है सोशल ग्रुप्स में, ये इसका मेन कंसर्न है। ठीक है, सोशियोलॉजी अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एज इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सोसाइटी। बिहेवियर की बात सोशियोलॉजी भी करेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है कि कैसे वो बिहेवियर इज ऑर्गेनाइज्ड इन सोसाइटी। अब जैसे ही ले लो पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। फॉर इंस्टेंस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम, फैमिली, किनशिप, ये कल्चर सब हमारी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं शेप जरूर करता है। एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को ये सब चीजें कैसे एक तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है तो पर्सनालिटी और एक इंडिविजुअल साइकोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट, प्राइमरीली साइकोलॉजी इसमें डील करती है, लेकिन सोशियोलॉजी भी इसमें डील करती है, क्योंकि पर्सनालिटी को कई सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी काफी ज्यादा गवर्न करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक रेफरेंस दिया है डर्कहाइम का। डर्कहाइम इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट। तो डर्कहाइम हु sought to establish the scope and method of sociology in his well-known study of suicide left out individual intentions those who commit suicide। अब जब डर्कहाइम बात कर रहे थे सुसाइड के बारे में, तो वो इंडिविजुअल का टेक ही नहीं लेते हैं कि इंडिविजुअल का अपना इंटेंशन क्या रहा होगा सुसाइड का, वो उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो डायरेक्टली स्टार्स और इन सब से एक कोरिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है एक आदमी को सुसाइड करने में। उनकी ये थ्योरी है, वो इंडिविजुअल का वो देखते ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो उन्होंने एक रेफरेंस देने की वहां बात करी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, और ये लास्ट है इसका। ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजी इन मेनी कंट्रीज इनकॉर्पोरेट आर्कियोलॉजी, कल्चरल हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ों से बना है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ कंसर्न है सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ, जो हमने पहले भी बात करी है कि ये फॉरेनर्स, वेस्टर्नर्स की दी हुई देन है हमको, इंडिया को। ठीक है, सोशियोलॉजी इज डीम्ड टू स्टडी मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, while social anthropology is deemed to study simple societies। ठीक है, the anthropologists of the past documented the details of simple societies। ठीक है, सिंपल सोसाइटी की मैंने बात करता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, जब पहले वाले जो पुराने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, स्पेशली कॉलोनियल वंस, जो कॉलोनियल टाइम पे वेस्टर्न थे, वो सिंपल सोसाइटीज के बारे में डॉक्यूमेंट तो कर रहे थे, लेकिन पर्टिकुलरली इन प्रैक्टिस दे वर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग। वो अपनी सोसाइटी से इंडियन सोसाइटीज को कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, as we see modernity as we saw led to the process whereby the smallest village was impacted by the global process। अब मॉडर्निटी का इम्पैक्ट सब पर है, चाहे वो तुम स्मॉल सोसाइटी ले लो, चाहे तुम कोई भी सोसाइटी ले लो। तो स्मॉल सोसाइटीज पे भी जो एरिया ऑफ कंसर्न था सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, उस पर भी कहीं ना कहीं मॉडर्निटी का इम्पैक्ट आया। ठीक है, द मोस्ट रिमोट विलेजेस ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश कोलोनिज्म सॉ इट्स लैंड लॉज एडमिनिस्ट्रेशन चेंज। बहुत कुछ चेंज हुआ विद मॉडर्निटी। ठीक है, इसका कनेक्शन क्या है मैं आगे बताती हूँ। सो सोशल एंथ्रोपोलॉजी टेंड टू स्टडी सिंपल सोसाइटी, समझ गए हम, और सोशियोलॉजिस्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग फील्ड वर्क। ये अभी बस डिफरेंस इनके इनके डिफरेंस समझ लो पहले। ठीक है, लॉन्ग फील्ड वर्क। ठीक है, मॉडर्निटी का क्या कंडीशन है मैं आगे बताती हूँ। लॉन्ग फील्ड वर्क होता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, वो इथनोग्राफिक स्टडी करते हैं, और सोशियोलॉजिस्ट ऑफन रिलाई ऑन सर्वे, क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, क्वेश्चनएयर। ठीक है,
अब यहाँ आ जाओ, ये वो मॉडर्निटी वाला कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ समझेंगे। टुडे द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ नीड्स अ मेजर रीथिंकिंग। अब कुछ ऐसा खास बचा ही नहीं है इस डिस्टिंक्शन में कि एक सिंपल सोसाइटी अलग होती है, कॉम्प्लेक्सिटी कुछ अलग होती है। मॉडर्निटी के आने के बाद इनका सॉर्ट ऑफ मर्जर हो गया इंडिया में। ठीक है, इंडिया इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्स। इंडिया में ट्रेडिशनल सोसाइटी भी है, इंडिया में मॉडर्न सोसाइटी भी है। ठीक है, villages nestle right in the heart of capital city of Delhi. दिल्ली में भी कई सारी जगह ऐसी हैं जो आज भी गांव हैं। तो जब जिसको हम ट्रेडिशनल बोल रहे हैं गांव, जिसको हम ट्रेडिशन सिंपल सोसाइटी बोल रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स यानी कि मॉडर्न सिटी कैपिटल दिल्ली के साथ साथ चल रहे हैं। तो कोई ऐसा कोई खास डिस्टिंक्शन नहीं है दोनों के बीच में। मॉडर्निटी से ये हुआ। तो इंडियन सोशियोलॉजी हैज बोरोड एंड हैज बीन बोरोइंग फ्रॉम बोथ ट्रेडिशंस। जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दोनों से लिया, सोशियोलॉजी से भी लिया है और सोशल एंथ्रोपोलॉजी से भी वो आज भी बोरो करते हैं। ठीक है, द डील इंडियन सोशियोलॉजिस्ट दे डील विद बोथ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, अर्बन सोसाइटीज एंड ऑल्सो दे टॉक अबाउट ट्राइब्स। ठीक है, सो इट वॉज फियर्ड दैट विद द डिक्लाइन ऑफ सिंपल सोसाइटीज social anthropology would lose its specificity and merge into sociology, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, इनके बीच में जबकि interchanges between two disciplines and today often methods and techniques are drawn from both। तो ऐसा मर्जर नहीं हुआ, लेकिन आज भी they interchange and they take things from each other। ठीक है, anthropologists they study state globalization and on the other hand sociology has to be using quantitative as well as qualitative method। ठीक है, माइक्रो मैक्रो दोनों की बात कर रहा है सोशियोलॉजी। अब कॉम्प्लेक्स की भी बात करेगा, सिंपल की भी बात करेगा। तो कैसे इन दोनों का सॉर्ट ऑफ एक मर्जर हुआ इंडिया में, दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होगा और हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इसी चैप्टर से पूछे गए हैं सीयूईटी के एग्जाम में। अगर आपको भी इंटरेस्ट है सीयूईटी की प्रिपरेशन में तो आप ज़रूर उन क्वेश्चंस को हमारे साथ ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इसी चैप्टर से आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम्स में आए हैं। पहला हम लेते हैं 2022 का क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन रीड करो। द फर्स्ट सोसाइटी टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज। अब देखो हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट सोसाइटी थी जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो और कोई नहीं, यूरोप का ब्रिटेन था। और ये इसी चैप्टर से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, समझ गए कैसे इतने छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ये 2023 का सीयूईटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। एमएल डर्कहाइम इज़ फेमस फॉर हिज स्टडी ऑन। अब देखो ये स्टडी इस पूरे चैप्टर में मेंशन थी। इसका आंसर है सुइसाइड। सुइसाइड वो ऐसी स्टडी, फेमस स्टडी थी जो डर्कहाइम ने की थी और ये इस चैप्टर में मेंशन भी है। क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि ही डिड नॉट टॉक अबाउट द इंडिविजुअल इन दिस पर्टिकुलर स्टडी। जब हम साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप पढ़ रहे थे तब हमने ये बात वहाँ नोट करी थी कि ही डिडंट टॉक अबाउट द इंडिविजुअल, उनका क्या रोल था इन दिस होल सुसाइड फिनोमिनन, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये बेसिकली तुमको समझाने के लिए कि कैसे तुम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी 2023 का क्वेश्चन है, तुमको पता है कि सुसाइड एमाइल डर्कहाइम की बुक है। अब तुम इसमें थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो देखोगे कि जो ये सी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसकी बात कहीं ना कहीं माल्थस की थ्योरी में हुई है। माल्थस ने पूरी बात पॉपुलेशन की ही करी है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखोगे तो वो टोटली मैच हो रहा है। सी का 2 हो रहा है और ए का 3 हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना चाहिए कि कैसे इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सीयूईटी का 2024 का क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करो। Sociology as a discipline can teach an individual how to look at oneself from the outside. With which concept can this statement be associated? Sociological imagination, sociological perspective, reflexivity या critical thinking। अब ये क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है,
इसका आंसर है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अब देखो 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट 2024 में एक और क्वेश्चन पूछा गया इसी कॉन्सेप्ट से, और ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, C.W. मिल्स ने दिया था, जो हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया भी था अभी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2024 CUT का ही है और इसी टॉपिक से है। Which of the following sociologists argued that sociology helps in understanding the links and connections between personal troubles and social issues? अब ये हमने अभी पढ़ा, ये C.W. मिल्स का ही कॉन्सेप्ट है।